वैसे डिवाइस जो सर्किट को इंटरप्ट करे। अब जो डिवाइस इंटरप्ट करता है वो ना यहाँ पे जोड़ने का भी काम करता है, कुछ को छोड़ करके। जैसे हम बोले दरवाजा है, तो दरवाजा बंद करने का काम करता है, एक रूम के दूसरे रूम से अलग करने का काम करता है, तो वही जोड़ने का भी काम करता है। सेम है सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस। नाम से पता चल रहा होगा, नाम से पता चल रहा होगा, मान लो कोई ये सर्किट है, ये सर्किट है। अब ये सर्किट जा रहा है, करंट का कनेक्शन करवा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, पावर फ्लो हो रहा है इधर से। लेकिन सडनली क्या हो, कहीं पे फॉल्ट आ जाए, तो हमको क्या करना होगा? बंद करना होगा सप्लाई। और सप्लाई बंद करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बताओ, सप्लाई बंद करने के लिए क्या करेंगे? ऑफ कर देंगे जनरेटर को, जो सप्लाई दे रहा है उसी को ऑफ कर देंगे। यही उपाय है ना मेरे पास। लेकिन जरा बताओ कि अगर जैसे एक जनरेटर चल रहा है, ठीक है, जनरेटर से ना कई सारे ट्यूबलाइट जल रहे होते हैं। अब मान लो कि एक ट्यूब में फॉल्ट आ गया और उस फॉल्ट की वजह से वो खराब हुआ, लेकिन फॉल्ट आने की वजह से सिर्फ वही नहीं खराब होते हैं, वो ना सबको खराब करता है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या था कि हम जनरेटर को बंद कर दें। अगर फॉल्ट आया तो मेरे पास ऑप्शन क्या था कि हम ना वो जनरेटर को ही बंद कर देंगे, न रहेगा बांस न बनेगा बांसुरी, मामला ही खत्म हो गया। ना सप्लाई रहेगा ना फॉल्ट आएगा क्या। लेकिन समस्या क्या हुआ कि जैसे ही आपने जनरेटर फॉल्ट कर बंद कर दिया, तो जितने सारे इक्विपमेंट ऑपरेट हो रहे थे वो सारे के सारे इक्विपमेंट क्या हो गए? बंद हो जाएगा ना। हम तो ये उम्मीद नहीं किए थे इससे, हम तो जनरेटर इसलिए लगाए थे ताकि उसका हम फायदा उठाएं, लेकिन कोई डिस्टर्ब किया तो हमने पूरा का पूरा सिस्टम बंद कर दिया, तो ये खराब ना हो गया। तो हमको क्या करना है कि जो डिस्टरबेंस आता है उस डिस्टरबेंस को दूर करना है। समझ रहे बात को? यानी अगर मान लो ये सोर्स है और सोर्स से कई सारे सप्लाई गए हुए होते हैं, कई सारे लोड में सप्लाई गए हुए हैं, ठीक है। अब किसी एक में फॉल्ट आ जाता है, तो इस फॉल्ट की वजह से और सभी अफेक्टेड होते हैं, और उस अफेक्ट को हम दूर करने के लिए हम अगर जनरेटर को ही बंद कर दें, तो ये अफेक्ट हो रहे थे, ठीक बात है, लेकिन अब ना पूरी तरीके से बंद हो गए। तो बताओ, तो सारा सिस्टम ही बंद हो गया। तो हमको सिस्टम को बंद नहीं करना है, बल्कि जो फॉल्ट आ रहा है उस फॉल्ट से बचना है। और जो काम के लिए हमने जनरेटर को लगाया था वो जनरेटर प्रॉपरली काम भी करे। तो इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए उपाय है कि जो भाड़ने का काम कर रहा है, भाड़ने का काम कौन कर रहा था? जहां फॉल्ट आया जिस सर्किट में, इस सर्किट को हम क्या कर दे? इंटरप्ट कर दे, मतलब रोक दे, उधर सप्लाई नहीं जाए। सप्लाई नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि फॉल्ट उधर ही रह जाएगा। तो वो डिवाइस जो सर्किट को इंटरप्ट करने का काम करता है उसको बोलते हैं सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस। मामला क्लियर हुआ? सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस। अब कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस? सुनो, नाम सुना होगा आपने फ्यूज। फ्यूज क्या करता है? जैसे ही फॉल्ट आता है तो वो अपने आप को मेल्ट करवा करके रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ा देता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ था और ये फ्यूज का जो लिंक है, फ्यूज लिंक बोलते हैं इसको, ये फ्यूज लिंक क्या कर गया? मेल्ट कर गया। तो अब बताओ, मेल्ट करेगा तो इनके बीच का खत्म ना, रेजिस्टेंस बढ़ गया, एयर आ गया, तो क्या हो गए? सर्किट इंटरप्ट हो गए, फॉल्ट इधर रह गया, बाकी प्रॉपरली काम कर रहा है। तो फ्यूज भी क्या है? एक इंटरप्टिंग डिवाइस है। दूसरा आता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर भी यही होता है, बशर्ते दोनों में डिफरेंट क्या है कि सर्किट फ्यूज जो था ऑलरेडी लाइन के साथ किसमें कनेक्टेड थे? सीरीज में कनेक्टेड था, और वही सेंस किया कि फॉल्ट आया है और खुद ही क्या कर गया? मेल्ट कर गया। यानी जो बचाने का काम कर रहा है, बचाता तो है लेकिन खुद ही क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूज था। सर्किट ब्रेकर ऐसा नहीं है। सर्किट ब्रेकर ना
ब्रेक करने का काम करता है। और ब्रेक कैसे करता है, तो मान लो यहां पे मूवेबल कोई डिवाइस लगा दे। कौन सा डिवाइस? मूवेबल डिवाइस लगा दे। यहां पे इस प्रकार से डिवाइस लगा हुआ है, इस प्रकार से डिवाइस लगा हुआ है। जब करंट जा रहा था तो इस प्रकार से वो कनेक्टेड थे, लेकिन जैसे ही फॉल्ट आया, तो जैसे ही फॉल्ट आया तो ये जो आपको डिवाइस दिख रहे हैं, ये डिवाइस ने क्या करा, अपने आप को ना अलग कर लिया, अपने आप को ये अलग कर लिया, इस प्रकार से हो गया। तो देखो तो सर्किट ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया? समझे बात को? तब इसको क्या बोलते हैं, ये भी क्या करने का काम कर रहा है, सर्किट को ब्रेक करने का ही काम कर रहा है, इंटरप्ट करने का ही काम कर रहा है। तब इसको क्या बोलते हैं, सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस। लेकिन जैसे ही फॉल्ट दूर होता है तो फिर से ये सर्किट अपने मिला देता है। तो बताओ तो, ये मेकिंग का भी काम कर रहा है और ब्रेकिंग का भी काम कर रहा है। मामला क्लियर हुआ? मेकिंग का भी और ब्रेकिंग का भी काम करता है कौन? सर्किट ब्रेकर। स्विच फ्यूज जो थे, फ्यूज पहले से जब फॉल्ट नहीं आया था, एक सर्किट को दूसरे सर्किट से मेक ही तो किए हुए था, फ्यूज आया तब ना वो मेल्ट हो गया, तो ये हो गए। लेकिन मेनली हम लोग इसको किसके लिए लगा रहे हैं, ब्रेकिंग करने के लिए ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डिवाइस बोलते हैं। मामला क्लियर हुआ? सर्किट ब्रेकर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस करता है। हमने एक एक पूरा डिटेल में पढ़ना है, बस अभी इंट्रो पढ़ रहे हैं कि सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस क्या होता है। तो सर्किट ब्रेकर एक्चुअल में फ्यूज जो था वो ऑटोमेटिक फ्यूज ही मेल्ट कर जाता है, यानी वही करंट को सेंस किया कि करंट का वैल्यू ज्यादा होगा, ज्यादा की वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होंगे और हीटिंग इफेक्ट की वजह से मेल्ट कर जाएगा। लेकिन सर्किट ब्रेकर के साथ ऐसा नहीं है। फ्यूज अगर एक बार मेल्ट कर गया तो हमको उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, और एक्सचेंज करने के लिए हमको सप्लाई को क्या करना होगा, रोकना होगा। ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते हैं। सप्लाई को हमको क्या करना होगा, रोकना होगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है, सर्किट ब्रेकर का। सर्किट ब्रेकर भी क्या है, ब्रेकिंग डिवाइस या मेकिंग डिवाइस ही है, लेकिन ये सेंस करने का काम नहीं करता है। और सेंस करने का काम नहीं करता है, इसका मतलब ये मेल्ट भी नहीं होगा। मेल्ट ही होकर के, चूंकि सेंस कर रहा था इसलिए तो मेल्ट हो गया नहीं, हाँ, तो ये मेल्ट होने का काम नहीं करता है। हालांकि ज्यादा करंट आता तो ये भी खराब हो जाएगा, यानी इसका काम ये ऑटोमेटिक सेंस करता है। सेल्फ इटसेल्फ, रुक जाओ, सेंस इटसेल्फ, सेंस इटसेल्फ, आएंगे सारा बात पे आएंगे, थोड़ा रुको। और ये सेंस ऑटोमेटिक नहीं करता है, डज नॉट सेंस, सेंस इटसेल्फ। दोनों में डिफरेंट क्लियर हुआ? फ्यूज जो है वो सेंस भी अपने करता है कि फॉल्ट आया है, और ब्रेक भी खुद ही करता है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, ऐसा नहीं करता है। सर्किट ब्रेकर सेंस नहीं करता है कि फॉल्ट है कि नहीं है, इसको ना कोई बोलता है, चाहे आप बोले या किसी और के द्वारा इसको बोले, यानी इसको ब्रेक होने के लिए कोई बोलता है कि हाँ तुम ब्रेक हो जाओ, सर्किट को ब्रेक कर दो, इंटरप्ट कर दो, तब ये क्या करता है, इंटरप्ट करने का काम करता है। मामला क्लियर हुआ? यानी सर्किट ब्रेकर जो है वो सेंसिंग डिवाइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ब्रेकिंग डिवाइस है। लेकिन फ्यूज सेंसिंग और ब्रेकिंग दोनों है। हाँ बोलो, अब क्या बोल रहे थे, कौन देर से बोलो, बोलिए। हो गया? हाँ तो इसलिए बोलते हैं पहले बताने दिया करो फिर पूछा करो, हो सकता है कि जो पूछने वाले हम ही बता दें। आप क्या बोल रहे थे? हाँ आते हैं यहाँ पे। तो अब जरा बताओ, ऑटोमेटिक होता है और मैनुअली होता है। तो चूंकि हमने बताया कि फ्यूज था, फ्यूज ना, फ्यूज को आप ऑपरेट करवाओगे, फ्यूज चूंकि वो खुद ही सेंस करता है, खुद ही ब्रेक होता है, तो वो ऑटोमेटिक हो गया ना। जैसे ही फॉल्ट आएगा, फॉल्ट को सेंस किया, ब्रेक कर गया, तो क्या हो गया, फ्यूज जो होता है ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है, ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है, ठीक बात है। लेकिन सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर भी अगर खुद से सेंस करता, खुद से अगर सेंस करता तो ये भी ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाता, ब्रेक नहीं होता बल्कि मुड़ जाता, मूवमेंट कर जाता। अभी सर्किट को तो ब्रेक करता ना, लेकिन सेंस करता तब ना। लेकिन सेंस करने के लिए कोई अगर बोल दे, डिवाइस ही होगा
बोल दे तो ये ब्रेक हो जाएगा। यानी ये भी ऑटोमेटिक काम करता है। मतलब ये हम बोल रहे हैं कि सिग्नल इसको कोई दे रहा है ना, तभी तो ये ब्रेक करेगा। अब सिग्नल कैसे दे सकते हो? या तो उसी सर्किट से कुछ तरीका ढूंढ करके ऑटोमेटिक सिग्नल दे दे, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम इसको सिग्नल दे, हाँ तुम ब्रेक हो जाओ, तो ब्रेक हो जाएगा। यानी इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। कौन कौन सा बताओ? ऑटोमेटिक भी और मैनुअली भी। स्पेलिंग सही है मैनुअली का? ठीक है। ए में डबल नहीं होता क्या? ठीक है। देखो ऑटोमेटिक होता है। अब जरा सोचो कि अगर ऑटोमेटिक होता है तो फॉल्ट में तो वो ऑटोमेटिक मेल्ट कर जाएगा। फॉल्ट कंडीशन यानी एबनॉर्मल कंडीशन में ये काम कर जाएगा। ऑटोमेटिक कब काम करेगा? एबनॉर्मल में ही ना। ऑटोमेटिक कब काम करता है? एबनॉर्मल में। कुछ खराब होने वाला है, वायर कहीं जल रहा है। एबनॉर्मल कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में ऑटोमेटिक कब ऑपरेट होता है? एबनॉर्मल कंडीशन में नहीं। लेकिन यदि हमको मैनुअली ऑपरेट करवाना है तो फॉल्ट आएगा तब भी ऑपरेट करवा सकते हैं, नहीं फॉल्ट आएगा, मेरा मूड रहेगा कि हाँ नहीं देना है सप्लाई तो नहीं देंगे। मैनुअली कंट्रोल ही करना है तो मेरे पे डिपेंड करता है नहीं। यानी जब आप इसको मैनुअली कंट्रोल करते हो तो ये ऑटोमेटिक एबनॉर्मल कंडीशन में भी होता है, एबनॉर्मल कंडीशन में भी ये ऑपरेट हो सकता है और नॉर्मल कंडीशन में भी ऑपरेट हो सकता है। एबनॉर्मल में भी और नॉर्मल में भी। मामला क्लियर हुआ? बताओ। यानी सर्किट ब्रेकर का क्या फायदा हुआ? सर्किट ब्रेकर का फायदा क्या हुआ? देखो जरा उसका, वो सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल कंडीशन में फॉल्ट होता था, ब्रेक होता था, ऑटोमेटिक ऑपरेट होता था। लेकिन सर्किट ब्रेकर, अरे आ रहे हैं बबुआ, एकदम ना एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ है, आ रहे हैं, बोल तो रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि ये ना दोनों केस में काम करता है। देखो कौन कौन केस हो गया। एबनॉर्मल कंडीशन में भी काम कर गया, यहां लिखना छूट गया, एबनॉर्मल और नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक है, ऑपरेटिंग कंडीशन। मामला क्लियर हो? तो देखो जरा इसका फायदा क्या हुआ। फायदा हुआ कि एबनॉर्मल कंडीशन में भी काम कर गया और नॉर्मल कंडीशन में भी काम कर गया। ये ऑटोमेटिक भी काम कर गया और मैनुअली भी काम कर गया। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा ये ना, इसको जब हम सर्किट ब्रेकर को क्या बोले, अगर चेंज करना है, चेंज करना है तो हमको इंटरप्ट करने का टाइम, इंटरप्ट ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेगा। समझ रहे बात को? क्योंकि फ्यूज क्या करता था, अपने आप को मेल्ट करके सर्किट को ब्रेक करता था, लेकिन सर्किट ब्रेकर अपने आप को मेल्ट नहीं करता है। करता है, अगर उपाय नहीं किए तो ये भी मेल्ट कर जाता है। हम आएंगे उस पर। यानी फायदा इसका क्या हुआ देख लो, 4 फायदा तो अभी दिख गया आपको। क्लियर हो गया बात? चलो ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। यानी कहां थे, क्या बताने वाले थे, भूल गए हम ही। तो अब ये हो गया फ्यूज, ये हो गया सर्किट ब्रेकर। हाँ, हमने बोला कि ऑटोमेटिक कब काम करेगा। ऑटोमेटिक काम करने के लिए ऑटोमेटिक सेंस करेगा, जो फॉल्ट को क्या करेगा, सेंस करेगा। तब यहां पे हमको एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाना पड़ता है। फ्यूज में क्या था, हमको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं लगाना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो खुद ही सेंस कर ले रहा था और खुद ही ब्रेक कर दे रहा था। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है, इसको कोई सेंस करके बताने वाला चाहिए कि हाँ ना फॉल्ट आया हुआ है चाचा बंद कर दीजिए, नहीं तो सेंस करने वाला। अब सेंस करने वाला होता है रिले। कौन होता है? रिले। तो ये आपको पढ़ना है अगला यूनिट में। मामला क्लियर हुआ? रिले का भी नहीं, पूरा घर है, पूरा घर परिवार है। जैसे फ्यूज का एक घर परिवार है, सर्किट ब्रेकर का घर परिवार है, इसके आगे हमारा रहे सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस। आगे होता है आइसोलेटर। आइसोलेटर ये भी क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। हाँ, एक बात और इसमें लिखवा रहे हैं, ये दोनों ना
दोनों जो होते हैं ये दोनों ये ऑपरेटिंग मोड में काम करते हैं, यानी लोड पे काम करते हैं। मतलब लोड लगा हुआ है, सप्लाई लगा हुआ है, लोड कनेक्टेड है। लोड कनेक्टेड है मतलब ऐसे समझो सप्लाई पे, ऑन लोड पे, ऑन लोड पे, यानी सप्लाई दिया जा रहा है, लोड लगा हुआ है, और वो क्या करते हैं, बचाने का काम करता है। लेकिन आइसोलेटर के साथ ऐसा नहीं है। आइसोलेटर भी कौन सा डिवाइस है, इंटरप्टेड डिवाइस है, यानी सर्किट को ब्रेक करने का ही काम करता है, लेकिन अपने से नहीं करता है, समझे, ऑटोमेटिक नहीं करता है, मैन्युअली करता है। सप्लाई जब फुल जा रहा होता है तब नहीं करता है, नो लोड पे काम करता है। ये क्या है, मैन्युअली, मेरे ख्याल से डबल एन्योर, मैन्युअली काम करता है, और नो लोड पे काम करता है। नो लोड पे यानी कोई सप्लाई नहीं जा रहा है तब ये ब्रेक करता है। तो बताओ फिर फायदा क्या हुआ, जब सप्लाई ही नहीं जा रहा तो ब्रेक क्या करेगा ये, बोलो, करता है। चार्जिंग करंट का भी वैल्यू नहीं बहुत ज्यादा होता है। मान लो आप काम कर रहे हो, आपने तो सर्किट ब्रेकर का ऑन लोड वाला जो इंटरप्टिंग डिवाइस है उसको इंटरप्ट करवा दिया, लेकिन हो सकता है कि लाइन में चार्जिंग करंट हो और आप काम करने लगे, काम करने लगे तो मामला खराब ना हो जाएगा। उसके लिए चार्जिंग करंट का वैल्यू कम है, लोड करंट के लिए चार्जिंग करंट का वैल्यू है, आपके लिए चार्जिंग करंट का वैल्यू कम नहीं है। आपके लिए चार्जिंग करंट का वैल्यू सफिशिएंट है झटका देने के लिए, नहीं। तो नो लोड पे जो करंट होता है, यानी चार्जिंग करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किसका यूज करते हैं, और सब का ना एक एक ना पूरा घर परिवार है, समझ रहे हो, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, ऑपरेटिंग, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, सबका, फ्यूज का, सर्किट ब्रेकर का, आइसोलेटर का। लेकिन मेन यहां पे कौन है आपको पढ़ना, इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, तो इस बार जो आपको फ्यूज पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ HRC फ्यूज पढ़ना है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज पढ़ना है। हालांकि हम ना डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको क्या है, सिर्फ HRC फ्यूज है। मेन आपको क्या पढ़ना है, सर्किट ब्रेकर पढ़ना है, काम कैसे करता है, क्या समस्या इसके साथ आता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन वाला बेहतर होता है, कौन वाला यूज करेंगे, कब ब्रेक करना चाहिए, किसको नहीं ब्रेक करना चाहिए, ये सारा पढ़ना है। मामला क्लियर हुआ, तो तीनों इंटरप्टिंग डिवाइस क्लियर हुआ। ये होते हैं 3 इंटरप्टिंग डिवाइस। और भी कोई इंटरप्टिंग डिवाइस अगर आपके ख्याल में है तो अलग अलग छोटे छोटे, जैसे एमसीबी का नाम सुने होंगे आप लोग, एमएमसीबी का नाम सुने होंगे, एमसीसीबी, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन सबका कौन है, सब में लास्ट में लगा हुआ सीबी, यानी सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर, हम सब सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे हैं। मामला क्लियर हुआ, चलो ठीक बात है। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर, अब हम सर्किट ब्रेकर पे आ गए हैं। सर्किट ब्रेकर एक सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस है जो ऑटोमेटिक भी काम करता है, मैनुअली भी काम करता है, नॉर्मल कंडीशन में भी काम करता है और एबनॉर्मल कंडीशन में भी काम करता है। वैसा डिवाइस जो नॉर्मली, ऑटोमेटिकली और मैनुअली, एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों कंडीशन में काम करता है, तब इस प्रकार के सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस को क्या बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। क्लियर हो गया बात, चलो ठीक बात। ये ब्रेक करने का कैसे, हम ना अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, अब ये मत समझना कोई स्पेशल टाइप का हमने सर्किट ब्रेकर पढ़ लिया, हमने एक एक टाइप पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, सबका अलग अलग होता है। देखो, तो सबसे पहले सर्किट ब्रेकर ब्रेक करने का कैसे काम करता है, तो इसमें ना मेनली दो होते हैं, मेनली दो यही होते हैं, दो कॉन्टेक्ट होते हैं, या इसको दो इलेक्ट्रोड बोलते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड, और दोनों में क्या है, सप्लाई है, दोनों में क्या है, इधर से आ रहा है सप्लाई और इधर को जा रहा है। तो नॉर्मल केस में ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है, यानी एक हो गया मूवेबल कांटेक्ट और दूसरा हो गया फिक्स्ड कांटेक्ट, एक मूवेबल कांटेक्ट और दूसरा फिक्स्ड कांटेक्ट, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में जब वर्किंग कर रहा है, इसको मान लेते हैं फिक्स कांटेक्ट या फिक्स इलेक्ट्रोड, और ये कौन सा हो जाएगा, मूवेबल, मूवेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिक्स इलेक्ट्रोड और मूवेबल इलेक्ट्रोड, नहीं दिख रहा है, हो गया। अब ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, ये जब फॉल्ट आएगा
तो कोई ऐसा इक्विपमेंट तरीका ढूंढ ले जो इसको फोर्स लगा करके वापस खींच दे। ब्रेक हो गया सर्किट और का नहीं, सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब समस्या क्रिएट होता है। हम लोग जानते हैं कि ये ब्रेक कब होता है, जब फॉल्ट आता है, और जब फॉल्ट आता है तो करंट का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब उस करंट को ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो जरा सोचो कि ये ब्रेक कर रहा है तो पहले ना यहां पे होगा, फिर धीरे धीरे यहां पे बढ़ा होगा, फिर यहां बढ़ा होगा, फिर यहां बढ़ा होगा। और हम अगर इसके बीच का मीडियम अगर अभी एयर मान ले, क्या मान ले, एयर मान ले, तो जैसे ही आपने सर्किट ब्रेक करना शुरू किया, करंट का वैल्यू 0, ज्यादा करंट का वैल्यू आपने तुरंत क्या कर दिया, 0। तो जैसे ही करंट का वैल्यू 0 किया, सारा का सारा वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाएगा। जो आप वोल्टेज दे रहे थे, यहां से दे रहे थे, तो बताओ, तो ये अर्थ था, तो ये हायर पोटेंशियल पे हो गया, और ये लोअर पोटेंशियल पे, ये तो कनेक्टेड है इधर से। तो बताओ, तो करंट का वैल्यू बंद, यानी जितना हाई वोल्टेज था सारा का सारा इस टर्मिनल के क्रॉस आ गया, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस आ गया। अब बताओ, इसको ऐसा थोड़ी है कि पहले सटा हुआ था, एक का एक छोड़े और ये 50 मीटर हो गया दूर, ऐसा होगा क्या? पहले 0.1, 0.2, 0.3 mm, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, ऐसे ना बढ़ेगा। और हम लोग जानते हैं वोल्टेज का वैल्यू हाई होता है फॉल्ट के टाइम में, और एयर का कैपेसिटी कितना, 30 किलो वोल्ट पर पर सेंटीमीटर। तो कभी ना कभी ऐसा समय आया होगा जहां पे वो एयर को क्या कर दिया होगा, ब्रेक कर दिया होगा। यानी आपने ना सर्किट ब्रेकर को ब्रेक तो किया, और ब्रेक भी हुआ करंट, लेकिन तुरंत क्या हो गया, आग पकड़ लिया, एयर क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया। और एयर के द्वारा करंट का कंडक्शन होना मतलब आर्क प्रोड्यूस होना। और चूंकि वोल्टेज का वैल्यू वहां पे हाई था ही, करंट का वैल्यू सडनली हाई हो गया। और करंट का वैल्यू जैसे ही हाई हुआ, अगर यही करंट कहां जाता है, एयर के थ्रू जाता है, तो I²RT हीट का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। अब बताओ, हीट का वैल्यू जैसे ही बढ़ा, जो मटेरियल लगे हुए हैं वो मटेरियल ही क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो मेन चैलेंज इसमें क्या है, हमको मेन जो चैलेंज है, हमको सर्किट को ब्रेक करना नहीं है। ब्रेक तो ऑलरेडी कोई भी जाकर के हाथ से भी खींच देगा तो ब्रेक हो जाएगा। मेन चैलेंज क्या है, ब्रेक करने के बाद उस मटेरियल को बचाना। यानी या तो हाई वोल्टेज की वजह से जो इक्विपमेंट लगे हुए उसको बर्बाद कर देंगे, अगर सर्किट ब्रेक नहीं करते हो तो जो इक्विपमेंट लगे उसको बर्बाद कर देंगे, ब्रेक कर रहे हो तो सर्किट ब्रेकर बर्बाद हो जा रहा है। समस्या देख रहे हो? और ब्रेक बर्बाद होने का मेन कारण कौन है? चलो हम ब्रेक कर दिए सर्किट ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर को बर्बाद होना मंजूर है, लेकिन फिर से तो फ्यूज वाला ही समस्या आ गया, इंटरप्ट हो गया ना सर्किट ब्रेकर ही खराब हो गया, तो बताओ आगे पाइप कैसे सप्लाई जाएगा? तो बताओ, सर्किट ब्रेकर के खराब होने का क्या कारण है? करंट नहीं, आग लगना नहीं, आग की वजह से हीट प्रोड्यूस होना। यानी हमको क्या करना है, मेन जो चैलेंज होता है वो उस आर्क को क्या करना होता है, जितना जल्दी से जल्दी उसको आर्क को हटा दे, या आर्क को लगने ही ना दे। दो ही काम हो सकता है, ना आर्क जनरेट होगा और ना ही हीट प्रोड्यूस होगा, आसानी से सर्किट क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। यानी सर्किट ब्रेकर का मेन जो चैलेंज है वो क्या है, आर्क को या तो आप जितना कम समय में उसको क्या कर दो, क्लियर कर दो, जितना कम समय में क्लियर कर दो, या क्या कर सकते हो, आर्क लगने ही नहीं दो। और आर्क क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल के टर्म में, आर्क किसको बोलते हैं, आर्क किसको बोलते हैं, एयर के द्वारा करंट का कंडक्शन होना। अगर करंट फ्लो किसके द्वारा हो जा रहा है, करंट फ्लो थ्रू एयर, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्क बोल देते हैं। यानी हमको क्या करना है, करंट के थ्रू एयर को नहीं पास होने देना है। नहीं, क्लियर हो गया? और थोड़ा सा समझो यहां पे डिटेल में क्या होता है। अब यहां पे एक टर्म आया आर्क रेजिस्टेंस, आर्क रेजिस्टेंस। चलो आर्क पकड़ लिया, आर्क चालू है, नहीं आर्क जनरेट हो गया है और फिर से करंट मिल गया है, सर्किट तो ब्रेक हो गया है ना। तो जब आर्क चालू है यानी करंट फिर से जुट गया है, फॉल्ट आया है, आपने सर्किट ब्रेक किया, लेकिन आर्क जनरेट होकर फिर से सर्किट करंट फ्लो करवाने लगा। लेकिन अब करंट किसके द्वारा होकर के जा रहा है,
एयर के द्वारा, यानी आर्क के द्वारा। तब जब आर्क लगा हुआ है और उस आर्क का जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को कौन सा रेजिस्टेंस बोलते हैं? आर्क रेजिस्टेंस बोलते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस? आर्क रेजिस्टेंस। और आप लोग बताओ कि आर्क, एयर के द्वारा करंट का कंडक्शन होने कहने का मतलब क्या? एयर क्या हुआ होगा? मैग्नेटाइज या आयोनाइज्ड? आयोनाइज्ड हुआ होगा। और आयोनाइज्ड कहने का मतलब क्या हो गया होगा? उसमें ना उसके जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ आ गए होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री हुए हो गए होंगे। तो हम ऐसा तरीका तो करते हैं, आयोनाइज होने का, करंट का कंडक्शन करवाने का कौन कारण बन रहा है? वो इलेक्ट्रॉन ना जो फ्री हुआ। हम ऐसा कुछ तरीका ढूंढ कर लेना कि उस इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो रहा है ना, उसको या तो कोई लेके भाग जाए या उसको हम भगा दे। समझ रहे हो बात को? जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है आयोनाइजेशन की वजह से, या तो कोई उसको दूसरा कोई एब्जॉर्ब कर ले, लेके भाग जाए, या हम कहीं धक्का देकर के, कहां जाएगा उससे मतलब नहीं है, या तो हम भगा दे या कोई उसको लेकर के भाग जाए। दो तरीका। तो आयोनाइजेशन तो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मामला क्लियर हुआ? अब आते हैं आर्क रेजिस्टेंस पे। यानी अगर हम आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो आर्क के द्वारा जो करंट जा रहा है वो करंट बंद हो जाएगा। तो करना क्या है आपको? जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस आर्क के रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। जितना जल्दी से जल्दी आप आर्क के रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे उतना ही जल्दी आर्क क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और उतना ही जल्दी अगर आर्क बंद होगा तो उतना ही जल्दी करंट का वैल्यू बंद हो जाएगा। और करंट का वैल्यू बंद हो गया, मामला सेट हो गया, सर्किट इंटरप्ट हो गया। लेकिन समस्या क्या है? जितना जल्दी हो सके उस आर्क को क्या करना है? आर्क को लगने से आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन एक दूसरा भी तरीका होता है। अब ये किस बात पर डिपेंड करता है? आर्क बनेगा बनेगा तो इसका मतलब आर्क रेजिस्टेंस होगा ही होगा, ठीक बात है। और आर्क रेजिस्टेंस होगा तो हमको अब क्या करना है कि आर्क रेजिस्टेंस को जितना जल्दी हो सके क्या करना है? बढ़ा देना है। नहीं, इससे आर्क रुक जाएगा। तो आर्क रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है बताओ? रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है? एरिया पे? नहीं, हम ना किसको बढ़ा देंगे? एरिया को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। लेकिन किसका एरिया को? बोलो। जहां से आर्क जा रहा था उस वाले एरिया को क्या कर देंगे? हम कम कर देंगे। यानी आर्क के एरिया को हम कम कर देंगे तो आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी आर्क के एरिया, एरिया किसका? आर्क का। आर्क का एरिया को क्या कर सकते हैं? हम रिड्यूस कर दें। तो आर्क के एरिया को रिड्यूस कर देंगे तो आर्क रेजिस्टेंस बढ़ गया, और आर्क रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आर्क बंद। दूसरा बताओ, लेंथ। लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है ना, हम लिख देते हैं आर्क रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ आर्क प्रोपोर्शनल होगा। यानी एरिया को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा आर आर्क लेंथ हम क्या कर दे? बढ़ा दे। आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क क्या कर दे? बढ़ा दे। तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाए। और लेंथ और आर्क बढ़ाने का मतलब जल्दी से हम वायर को खींच ले, मोबाइल जो कॉन्टेक्ट है उसको इंस्टेंट टाइम में क्या कर ले? खींच ले, तब भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट होता है डी आयोनाइजेशन। आयोनाइज ही नहीं होने दे। हमने बताया ना, इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर ले? कोई एब्जॉर्ब कर ले, या जो आयोनाइजेशन हो रहा है धक्का मार करके उसको भगा दिया जाए, उसी को बोलते हैं प्रेशर। नहीं, एयर ब्लास्ट, ऑयल का प्रेशर दे करके जो वहां पे जल्दी आयोनाइज हो रहा था उसको हटाते जाएंगे, यानी डी आयोनाइजेशन। डी आयोनाइजेशन, अगर डी आयोनाइजेशन को बढ़ाएंगे तो आर्क रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? बताओ। क्या बोल रहे हो? हम ना प्रेशर वहां बढ़ा देंगे तो जो एयर के द्वारा आर्क फ्लो हो रहा था अब एयर क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। समझे? ठीक है। आर्क रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस कब बढ़ जाएगा? जब डी आयोनाइजेशन को क्या कर देंगे? आयोनाइजेशन प्रोसेस हो रहा था लेकिन आयोनाइजेशन को हम लोग क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। बंद कैसे करोगे? पानी मार दोगे? क्या करोगे? हम ना नया नया हवा वहां पे जल्दी जल्दी छोड़ देंगे तो जो आयोनाइज्ड एयर होगा वो बाहर चला जाएगा।